नमस्कार, मैं निधि सिन्हा एनटीवी बिहार झारखंड से। जहां हम सबको पता है कि अभी हिंदुत्व को लेकर एक अहम मुद्दा है, जहां हिंदुत्व को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा जो है बहस चल रही है, बयानबाजी चल रही है। जहां ऐसा बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार 2000 लोकसभा में आती है तो फिर सिर्फ हिंदू ही हिंदू हर जगह होगा। ये बीजेपी जो है वो बीजेपी हिंदू और मुस्लिम में तानाशाही की सरकार बना देगी और जिससे माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ये तो हम और जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक दूसरे का पार्ट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन इसके अंदर, इसके तह तक जाने के लिए हम आज बात करेंगे भोजपुर के विभाग के प्रमुख चिन्मय आनंद से कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, और जो भी अन्य मुद्दा इससे रिलेटेड है उस हर चीज़ को हम जानेंगे उनसे बातचीत में। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बिहार टीवी बहुत बहुत धन्यवाद, निधि सिन्हा को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो श्रोतागण हैं उनको भी मेरा नमस्कार है, अभिवादन है। जी बोलाइए। जी, ऐसा बात हो रहा है कि बीजेपी आरएसएस पार्ट है और बीजेपी की अगर लोकसभा में जीत होती है, उन्हें राजतिलक होता है, तो माहौल काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जा सकता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि बीजेपी और ये आरएसएस पार्ट नहीं है। बीजेपी आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको शॉर्ट में हम आरएसएस कहते हैं। इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और इसका मूल उद्देश्य था कि हिंदुत्व का विकास करना, हिंदुत्व को संगठित करना, हिंदुओं को संगठित करना। जब भारत में प्रथम बार जब चुनाव हुआ तो सदन में हिंदुत्व के मुद्दे को रखने वाला कोई नहीं था। इस निमित्त संघ के जो विचारक थे, चिंतक थे, उन्होंने यह निर्णय किया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा कोई संगठन होना चाहिए। इस निमित्त जनसंघ का गठन किया गया और जनसंघ जाकर के कालांतर में वही भारतीय जनता पार्टी बना, जिसका नेतृत्व आज जो पूरे विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन है राजनीतिक क्षेत्र में और काम कर रहा है। हिंदुत्व के मुद्दे पर, हिंदुत्व को ही आधार बना करके वह काम करता है। दूसरी बात है कि हिंदुत्व जब भी सत्ता में आएगा तो तानाशाह नहीं होगा। हिंदुत्व के संस्कार में तानाशाह शब्द ही नहीं है। हिंदुत्व भारत में तभी तक सेकुलरिज्म है जब तक यहाँ पर हिंदुओं की संख्या है। जिस दिन हिंदू कम हो जाएंगे उस दिन यहाँ सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन ऐसा लोग जानते हैं, जनता का कहना है कि आरएसएस हिंदुत्व के नाम पर नारेबाजी करती है और माहौल को ख़राब करती है। आरएसएस माहौल को ख़राब नहीं करती है, आरएसएस माहौल को बना रही है। आप अभी देखिए, पूर्व की राजनीति भी आप देखी होंगी। एक छोटा सा उदाहरण, कहीं भी हम तो बहुत सेकुलरिज्म की बात करते हैं, किंतु एज ए सेकुलर हम अपनी बस्ती किसी मुस्लिम आबादी में नहीं रख सकते। बहुत सेकुलर हैं तो मुस्लिम आबादी में जाकर देखिए, वहाँ पर रहिए, आपको औकात पता चल जाएगा कि मुसलमान कितने सेकुलर हैं, कितने समाज को मिलाकर चलने वाले हैं। और हिंदुत्व अपने आप में सेकुलर है। हिंदुत्व में आप इतिहास देखिएगा, कभी से शुरू से ही अपने यहाँ एक शब्द आता है बलात्कार शब्द। यह शब्द जानते हैं किनका दिया हुआ है? मुसलमानों का दिया हुआ है। अपने यहाँ शासकों में लड़ाई होती थी, वर्चस्व की लड़ाई होती थी, किंतु कभी भी एक दूसरे के धार्मिक केंद्रों को अपमानित करना, नारियों का शील हरण करना, यह सब नहीं हुआ था। पहली बार भारत को झेलना पड़ा कब? जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ 7वीं शताब्दी में। उस समय भारत के राजा थे दाहिर, और दाहिर परास्त हुए। इसलिए परास्त नहीं हुए कि वे कमज़ोर थे, परास्त इसलिए हुए कि वे छल का राजनीति नहीं किए, छल पूर्वक युद्ध नहीं किए। अपने यहाँ युद्ध भी होता है हिंदुओं में, तो एक नियम होता है, उस नियम के तहत ही हम युद्ध करते हैं। चाहे महाभारत का युद्ध हुआ हो, रामायण का युद्ध हुआ हो, या बाद में कालांतर में भी मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ हो, चाहे कभी भी हमारा एक धर्म था, एक नियम था, उस नियम का हम अनुपालन करते थे। किंतु दाहिर जब परास्त हुए तो दाहिर की लड़कियों को टांग करके ले जाया गया और भारत के अधिकतर जितनी भी लड़कियां थीं उनका शीलहरण किया गया और ले जा करके गुलामों के बाजार में बेचा गया। तो भारत ने पहली बार बलात्कार शब्द का सामना किया था। इसलिए यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि हिंदुत्व तानाशाह होगा।
हिंदुत्व की विचारधारा जब आएगी तो सभी सुखी रहेंगे, किसी को कष्ट नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये CAA और NRC ला रहे हैं, इसे लागू कर चुके हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हिंदुत्व को या फिर कोई भी अदर, अगर हम बात करें अदर कास्ट? देखिए NRC जो है जी क्या होता है, इसका मैंने पूरा जानते हैं ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप NRC का हुआ। तो इसमें जो भारत के रहने वाले हैं मूल निवासी, उनका तो रजिस्टर बनना चाहिए, इसमें कहाँ गलती हो रही है? ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का एक स्टेप है मुस्लिम को यहाँ से भगाने का, इस पे क्या कहेंगे? इसमें मुस्लिम को भगाना नहीं है। हमारे यहाँ जो घुसपैठिया आए हुए हैं अनधिकृत रूप से, जो यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, जैसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या अन्य जो पाकिस्तानी भी हैं, उनको हटाना है। भारत की जनसंख्या अपने आप में बहुत बड़ी है और यह जनसंख्या हमारे लिए बहुत बोझ बनी हुई है। हम इसी को संभाल नहीं पा रहे हैं और बाहर के लोग आके रहेंगे, ज़बरदस्ती हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो उनको तो हटाना है हमें। नहीं, तो ये भी तो कहते हैं ना कि भारत में हर कास्ट, हर लोगों का जगह है, वो लोग रह सकते हैं। नहीं, तो भारत के लोग न रहेंगे जो भारतीय नहीं है। ये रोहिंग्या जानते हैं कहाँ से आए हैं लोग? ये बर्मा से आए हैं, बंगला वे आकर के घुसपैठ करके रहते हैं हमारे यहाँ। तो हमारी जनसंख्या को इतना करते हैं, जो रोज़गार हमारे लोगों को मिलता वह रोज़गार वो छीन रहा है। तो इनको हटाने की बात तो कोई गलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो CAA आया है, इसमें क्या है कि आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान दोनों के जो शासनाध्यक्ष थे, उन दोनों में एक तालमेल बना हुआ था, यानी एक समझौता हुआ था कि पाकिस्तान में जो रहने वाले अल्पसंख्यक हैं, यदि किसी कारण उनको परेशानी होती है तो ये भारत में आ सकते हैं, और भारत के भी जो अल्पसंख्यक हैं उनको परेशानी होती है तो वहाँ जा सकते हैं। उसी तहत हम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को, हिंदुओं और सिखों को, बौद्धों को, इनको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, बुलाने की अपेक्षा है। और जो लोग आए हुए हैं उनको हम नागरिकता देने की बात करते हैं। तो इसमें गलत कहाँ है? जी, और हिंदुत्व को और भी मजबूत करने के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो आबादी का लॉ आ रहा है, तो इसको मजबूत करने के लिए RSS और क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप उठा रहे हैं? जैसे आप विभाग के हैं प्रमुख, तो आप विभागीय स्तरीय पे क्या कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब स्थापना हुई थी, उस समय इसका एकमात्र उद्देश्य था कि हिंदू समाज को संगठित करना और उनके आत्मसम्मान को जगाना। आज करीब 100 वर्षों की हमारी तपस्या, यानी 99 वर्ष हो चुकी है। इस 99 वर्षों में संघ का काम बहुत तेज़ी से बढ़ा है और समाज के हर क्षेत्रों में हमारी पकड़ बनी हुई है। अभी जैसे हमको जो दायित्व मिला है, यह दायित्व है कुटुंब प्रबोधन का। तो कुटुंब प्रबोधन यानी अपने परिवार में भी, यानी भारत के जितने भी परिवार हैं, उन परिवारों में एक संस्कार दिया जाए जो हमारी सनातनी व्यवस्था के तहत है। वास्तविकता यह है कि हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे हैं, किंतु उस गुलामी के अवधि में हिंदुत्व का जो संस्कार समाप्त नहीं हुआ था, वह आज़ादी के बाद बहुत तेज़ी से हरास हुआ है। और इसका दोष किसको दिया जा सकता है, हम नहीं बता सकते, किंतु उन दोषों के निवारण हेतु हम परिवार में अपने विचारों को रखते हैं और भारतीय संस्कृति के अनुकूल जीने की प्रेरणा देते हैं। लोकसभा 2024 चुनाव इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा 2024 के चुनाव में हम सबकी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार करे और यहाँ पर हिंदुत्व को केंद्र में रख करके राजनीति हो। हमारी ये बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, हमारा मूल उद्देश्य है कि यहाँ राजनीतिक दल, हर राजनीतिक दल के केंद्र में हिंदुत्व हो। लेकिन गठबंधन का कहना है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खतरे में आ जाएगा। कई सारे लॉ को हटाया जा रहा है जो कि SC ST हो या फिर अदर कास्ट जो भी हो, उसके लिए ख़राब हो रहा है। तो इस पर क्या कहिएगा? संविधान खतरे में है, इसका मतलब लॉ को हटाया जा रहा है। यह पहली बार तो है नहीं संविधान में संशोधन हुआ है। इसके बाद, इसके पहले सैकड़ों बार संशोधन हुए हैं। उस समय उसको संविधान खतरे में नहीं कहा जा सकता है क्या?
संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। संविधान भारतीय परिवेश के अनुकूल होगा। जी धन्यवाद। तो देखा आपने, आज हम बात किए चिन्मयी आनंद जी से, जहां उन्होंने हर कुछ बताया, जहां आरएसएस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है और लोग क्या गलत फहमी रखते हैं, उन्होंने ये भी बताया। साथ ही साथ ये कहा कि इस बार मोदी सरकार 400 पार। साथ साथ उन्होंने बताया कि सेकुलरिज्म क्या है और CAA, NRC सारे कुछ के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से बताया। तो इसी तरह के खबरों और बयानों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए NTV बिहार झारखंड।